हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर नीट री-नीट 2026। अब हमारा जो वक्त बच गया है, जैसा कि एनटीए ने अनाउंस कर दिया है कि 21 जून को दोबारा से नीट का पेपर होगा। तो हमारे पास कुल मिला के 30 टू 35 डेज बचे हुए हैं। इन 30 टू 35 डेज में हम कैसे मैक्सिमम स्कोर करके अपने जीएमसी तक पहुंच सकते हैं। आपके ये भी क्वेश्चंस होंगे कि ये अभी अगर हम 250 पे हैं, 350 पे हैं, 450 पे हैं, तो क्या हम इसे 600 तक ले जा सकते हैं? तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है। आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप हर दिन उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो आपने सोचा है करने का, तो आप ज़रूर कर पाइएगा। बट अगर नहीं, आपसे एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है, या 10 दिन कर लेते हैं और उसके बाद नहीं होता है, तो फिर ये नहीं हो सकता। आपको डेली करना पड़ेगा, डेली एनालिसिस करना पड़ेगा, हर दिन टेस्ट देना पड़ेगा, अपने स्कोर को हर दिन देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उसको हर दिन नोट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तब जा करके आप फाइनल नीट में जो है सही स्कोर कर पाएंगे, एक डिसेंट सा स्कोर कर पाएंगे और अपने कॉलेज में जा पाएंगे। और कॉलेज इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता। अगर आपका टाइम निकल चुका है, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यानी कि आपका थर्ड अटेम्प्ट चल रहा है या फोर्थ अटेम्प्ट चल रहा है, तो आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर बीएएमएस या फिर इसके अलावा जो भी कोर्स होते हैं। आप अपने वक्त को बर्बाद ना करें, आप किसी पे भी पहुंच सके जाएं, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप कंसिस्टेंट रहें तो आपका हो जाएगा। बाकी आगे की बात करते हैं। और अब जो पेपर बनेगा वो पहली बार के मुकाबले थोड़ा सा टफ तो बनेगा, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी, फिर देखेंगे केमिस्ट्री और देखेंगे फिजिक्स, ठीक है ना। हम कितना कितना स्कोर करें तो हम जीएमसी तक जा सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा। तो हमारे पास जो अब मेडिकल कॉलेज पहुंचने का सबसे आसान तरीका है और जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहेंगे, वो है बायोलॉजी। यानी कि अगर किसी का बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आ गया, तो वो काफ़ी करीब पहुंच जाएगा अपने जीएमसी के, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान है और इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी भी हो जाता है। तो हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हमें मिनिमम 360 आउट ऑफ 340 लाना तो पड़ेगा, ठीक है। कैसे लाएंगे? हम कंप्लीट एनसीईआरटी को देखेंगे। अब एनसीईआरटी रिवाइज करने का हमारे पास यहाँ पे 147 टेक्निक है, यानी कि हम जो पहले दिन पढ़ेंगे उसे हम चौथे दिन रिवाइज करेंगे और फिर जो चौथे दिन पढ़ेंगे उसे हम 7वें दिन रिवाइज करेंगे। ऐसे हमारा मल्टीपल रिवीजन होगा और कम टाइम में रिवीजन होगा। यानी कि हमने लिखा है यहाँ पे 32 चैप्टर्स को 16 डेज में करने हैं। कैसे 32 चैप्टर को 16 डेज में करेंगे? पर डे 2 चैप्टर, एक क्लास 11th का और एक क्लास 12th का। ऐसे करेंगे तो हमारा रिवीजन जल्दी होगा और हम जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर है। डे 1 टू डे 6 में हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले खत्म करना पड़ेगा और फिर यहाँ डे 1 टू डे 3 में हमें रिप्रोडक्शन खत्म करना पड़ेगा, यूनिट, ठीक है। डे 7 टू डे 9 में हमें प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करना पड़ेगा और डे 4 टू डे 7 में हमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन खत्म करना पड़ेगा। डे 10 टू डे 12 में हमें सेल वाला पार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल आते हैं, उसे खत्म करना पड़ेगा। और डे 8 टू 9 में हमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म करना पड़ेगा। डे 13 टू 15 में हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल खत्म करना पड़ेगा और डे 10 टू 11 में हमें बायोटेक्नोलॉजी खत्म करना पड़ेगा। डे 16 टू 18 में हमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड खत्म करना पड़ेगा और डे 12 टू 14 में इकोलॉजी। अब इस दोनों को जो हम पढ़ेंगे तो हमारा 16 डे में ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। जब 16 डे में एक बार ये रिवाइज हो जाएगा तो हम इसी रूटीन को दोबारा से फॉलो करेंगे, यानी कि हमारा 2 बार तो ऐसे रिवाइज हो रहा है। और जब हम 147 टेक्निक लगाएंगे, यानी कि जब हम एक चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे, तो आज हमें अगर उसे 1.5 घंटा लगा है तो कल हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा और फिर जब हम रिवाइज करेंगे 7th डे पे तो हमें 45 मिनट ही लगेंगे। तो हमारा मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। एक चैप्टर को हम कई बार पढ़ सकते हैं और जो आपका चैप्टर वीक होगा उसमें आप 147 टेक्निक लगा करके काफी अच्छा रिवाइज कर सकते हैं। अब हमें 360 स्कोर करने के लिए बायोलॉजी में कम से कम तो हमें 340 स्कोर करना ही पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम 360 आउट ऑफ 340 तो लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमें 140 टू 150 स्कोर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट होता है और पेपर में इजी ही आता है। केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं करता है, ये इजी टू मॉडरेट पे रहता है हर साल। तो हम केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं।
फिजिकल में हमारे पास 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसमें हम 12, 13, 14 क्वेश्चन तक सही कर पाएं तो हमारे यानी कि फिजिकल में हमें मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास इनऑर्गेनिक है, इसमें कम से कम 5 से 6 चैप्टर है जिसमें हमें 40 मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे और ऑर्गेनिक में हमें 50 स्कोर करना पड़ेगा। ये टोटल मिला के 140 आ जाएगा, मिनिमम 140 होना चाहिए हमें, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स ज्यादा आसान चैप्टर होता है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, ये भी 2 से 3 है, तो ये और ये आपको तो जरूर से जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन ठीक है, ये हो जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। और केमिकल काइनेटिक्स एक इजी चैप्टर है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। इक्विलिब्रियम में आयोनिक थोड़ा हार्ड होता है लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इजी होता है, तो इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। और फिर हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 2 to 3 क्वेश्चन होते हैं। इसको भी हम कुछ क्वेश्चन जो है इजी होता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होता है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक आसान चैप्टर होता है, इसको आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे मस्ट ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल हम आसानी से कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक हम आसानी से कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है जो मोस्टली लोग पढ़ चुके होते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आता है, हाई वेटेज है ये, इसको जरूर पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ चुके होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो 2 से 3 आता है, इसे भी आप पढ़िए। और पी ब्लॉक यानी कि ये याद करने वाला है, डी ब्लॉक भी याद करने वाला है। पीरियोडिक टेबल भी कंसेप्चुअल होता है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और सेल्फ एनालिसिस याद करने वाला है, यानी अगर आप ये पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इनऑर्गेनिक में अच्छा खासा मार्क्स बन सकता है। और केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल तो ऑलरेडी काफी लोगों का अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ 40 स्कोर करना इजी होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हमें कैसे करना चाहिए? ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का अलग अलग मेथड्स होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का एक अच्छा मेथड बताया था जो हमें पंकज सर से पता चला था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उस वीडियो को देखते हुए कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, महा रिवीजन है और फिर नेम रिएक्शन का है और 25 जो एक नया सीरीज आया है यूट्यूब पे पंकज सर लेके आए हैं उसको करने का है। जीओसी में 2 से 3 क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में 1 से 2 क्वेश्चन, हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स में 2 से 3 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर में 2 से 3 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 से 3 क्वेश्चन, अमाइंस में 2 या 2 प्लस क्वेश्चन होंगे, बायोमोलिक्यूल्स में 1 से 2 और पीओसी में 1 to 2। इसमें इजी क्या है? जीओसी में इजी है करना, हाइड्रोकार्बन इजी होता है, ठीक है, पीओसी इजी होता है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इजी होता है, ठीक। तो इस सब चैप्टर से हम आसानी से कर सकते हैं स्कोर। और नेम रिएक्शन जरूर याद करिएगा, 1 से 2 सवाल नेम रिएक्शन के भी आ सकते हैं, तो उससे भी आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से। यानी कि हमें केमिस्ट्री में 140 स्कोर करने के लिए इन चैप्टर पे हमें जो है अच्छे से ध्यान देना होगा। आपका जो अच्छा है उसको और अच्छा कर लीजिए और जो खराब है उसको भी अच्छी करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं आपको सजेस्ट किया है कि आप ये पढ़िए और आपसे इससे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है और इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी से भी। ये कोई जानता नहीं कि किससे कम और किससे ज्यादा आएगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा छिप गया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको और इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और स्केड्यूल सेट कर लीजिए। आपको 16 दिन में पूरी बायोलॉजी खत्म करनी है और फिर नेक्स्ट 16 दिन में दोबारा से पूरी बायोलॉजी खत्म करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं फिजिक्स पे। तो हमारे पास ये फिजिक्स है, ठीक है ना। फिजिक्स में हमने यूनिट्स लिखे हैं क्योंकि अगर हम फिजिक्स को अभी डिटेल में देखेंगे और इसके टॉपिक देखेंगे तो हमारे पास ये वीडियो का टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें फिजिक्स के टॉपिक्स अगर देखने हैं तो हम इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो शूट करेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है नीट में, क्योंकि इससे 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इसको किया जा सकता है। मैकेनिक्स भी हमारा, इसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के मुकाबले, लेकिन वो चैप्टर्स बहुत ज्यादा जो है हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको किया जा सकता है। कुछ चैप्टर्स इसमें से हार्ड होते हैं, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं, जैसे वर्क एनर्जी पावर तक अगर हम देखें काइनेमेटिक्स से, तो बहुत लोग पढ़ते हैं इसे और ये काफी लोगों का अच्छे से हुआ होता है, तो इसमें हम स्कोर कर सकते हैं और इसमें स्कोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैग्नेटिज्म में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी से 2 से 3 क्वेश्चन, ऑसिलेशन वेव से 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप चाहें ऑसिलेशन वेव को बाद में कर सकते हैं, लास्ट में जब आपका सब हो जाए तो। और आपको यूनिट एरर एक्सपेरिमेंट जरूर करना है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन है और ये इजी है, काफी कम टॉपिक है। सेमीकंडक्टर आपको जरूर करना है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी देखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ था। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको कौन ज्यादा अच्छे से आता है। जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है उसको पहले करिए
और जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उसको बाद में करिए, और जो आपको नहीं आता है उसको पहले करिए, प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है। और इसके लिए हम डिटेल वीडियो देख लेंगे। और मिनिमम फिजिक्स में 120 तो स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, 120 से कम हम सोच भी नहीं सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये टेस्ट एंड एनालिसिस। टेस्ट का हम क्या करें, ठीक है। तो हमें टेस्ट में देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास डे कितना है। तो हम अगर इसको 30 डे मान के चले कि हमारे पास 30 दिन है, तो हम 30 दिन को 10-10 दिन में डिवाइड करते हैं और टेस्ट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट देने से हमारे पास जो है हमें अपने वीक टॉपिक्स का पता चलता है। फिर हम फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे और फिर हम फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे। कैसे देना है, फर्स्ट 10 डे में आपको 5 से 6 या फर्स्ट 10 to 12 डे में आपको 5 to 6 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और एक दिन गैप करके देना है, ठीक है। इससे आपके जो है आपके जो वीक टॉपिक्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा और उस पर आप आसानी से एनालिसिस करके उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 5 से 6 चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे आपको। आपका कहना होगा कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से लाएंगे, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और डीएम करके आप डायरेक्टली जो है ये ले सकते हैं मुझसे, ये पीडीएफ ले सकते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट का भी और फुल लेंथ टेस्ट का भी, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि तो मेरे पास ये अवेलेबल है इसलिए, ठीक है। फर्स्ट 10 डे में आपको 5 to 6 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट 10 डे में आपको फुल लेंथ देने हैं, ठीक है। फुल लेंथ 5 टेस्ट देने हैं, यानी कि हर दिन एक गैप करना है, हर दिन एक गैप के साथ आपको टेस्ट देना है। उसके बाद लास्ट 10 डेज जो हमारे पास बचेगा उसमें हमें फुल लेंथ टेस्ट देना है और पर डे टेस्ट देना है 10 टेस्ट, यानी कि हमारे पास टोटल 20 to 20 to 25 टेस्ट तो हमें देने होंगे, यानी कि ये हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया है 30 to 35 डेज के अंदर, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है हमें टेस्ट का, तो हम देखेंगे बायोलॉजी में हमें जो क्वेश्चन हम स्किप करेंगे या जो हमारा रॉन्ग होगा उसको हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से देखेंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन याद कर लेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो वीक टॉपिक होगा वो हमें पता चल जाएगा और हम उसको जब याद कर लेंगे तो अगर ये क्वेश्चन आगे नीट में आता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में डायरेक्ट एनसीईआरटी देखेंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा गलत होगा उसको हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे और उस चीज को याद रखेंगे कि हमारा आगे गलत ना हो। और फिजिकल में हम क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। फिजिकल में हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो हमारा रॉन्ग होगा या स्किप करेंगे और साथ में उसके साथ उसका क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 टाइम सेम पैटर्न पे हमें प्रैक्टिस करना है, अलग अलग मेथड से नहीं। जिस मेथड से आप करिएगा उसी मेथड से बार बार प्रैक्टिस करिएगा 2 से 3 बार, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए और इससे रॉन्ग ना हो हमारा क्वेश्चन दोबारा। फिर फिजिक्स में हमें क्या करना है, जो हमारा स्किप क्वेश्चन होगा या रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका कॉन्सेप्ट हमें देखना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 3 टाइम तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही है सेम पैटर्न पे। जब हम सेम पैटर्न पे करेंगे तो हमारा दिमाग उस पैटर्न को क्लिक कर देगा और अगर आगे नीट में वो क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से कर लेंगे और कम टाइम में कर लेंगे। अगर डिफरेंट पैटर्न अप्लाई करेंगे तो हमारा दिमाग जो है उसको रिकॉल करने में टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डिटेल एनालिसिस था कि हमें कैसे जो है प्रिपेयर करना चाहिए। ये मेथड्स है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको बना लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास है, देख लीजिए इसे आप। और अगर आपको डिटेल टॉपिक्स का वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख के सजेस्ट कर दूंगा कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है और आगे भी इसको शेयर करिए क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत होती है। और कंपटीशन कभी भी फ्रेंड से ना करें क्योंकि फ्रेंड हमारा साथ देने के लिए होते हैं, ना कि बीट करने के लिए। ओके, थैंक यू।